John got caught. Oh no, he didn't. Jeez. Cena, you gotta be kidding me! I think John Cena, one of his great rivals, a Styles Clap, attitude. Oh my goodness, who the? Oh my God! Becky Lynch. Look at the. Oh! Well, Seth said that he तो didn't. WWE का क्लैश इन पेरिस वाला शो हो गया है खत्म और इस शो से भाई बहुत सारी कमाल की चीजें निकल कर आई हैं। क्राउड तो भाई फ्रांस का बहुत ही ज्यादा कमाल का है। आई मीन पूरे शो के अंदर इस क्राउड ने आग लगा दी थी। इतने सारे कमाल के मैचेस और इस शो के अंदर आज हमारे रोमन रेंस को बुरे तरीके से भाई डिस्ट्रॉय करा गया है। जॉन सीना की तरफ से हमें कई सारी मूव्स देखने को मिली। बेसिकली उन्होंने अपने सारे के सारे पुराने राइवल्स या कहो ओपोनेंट्स को एक ट्राइब्यूट दिया था यहाँ पर। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिंग फॉर चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के क्लैश इन पेरिस 2025 के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करना। अब जैसे कि भाई शो शुरू होता है और पहली बात तो भाई शो में जो मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया चीज लगी आज के से वो थी भाई स्टेज। इतने लंबे टाइम से WWE ने क्या कर रखा था कि अपने जितने भी शोज होते थे ना, सारे शोज की एक ही जैसी स्टेज रखती थी। सबके सब में एक बड़ी सी LED स्क्रीन लगा देते थे। और अब की बार तो WWE ने थोड़ी यूनिक चीज करी, वो आईफिल टावर सा खड़ा कर दिया पेरिस का और थोड़ा स्टेज बढ़िया तरीके से बना रखी थी। वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगी। उसने एंट्रेंस में जिस तरीके की प्रेजेंटेशन दी ना, वो बहुत ही कमाल की चीज थी। और क्राउड तो भाई बिल्कुल फायर था। शो का ओपनिंग मैच था द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द ट्राइबल थीफ ब्रॉन्सन रीड विद पॉल हेमन। ये मैच भाई बहुत कमाल का था। स्ट्रॉन्ग तरीके से ये मैच शुरू हुआ। दोनों के दोनों एक दूसरे को उठाकर पटकने की कोशिश कर रहे थे। ब्रॉन्सन रीड तो ये चीज कर सकते हैं बट रोमन रेंस ये चीज ट्राई कर रहे थे। बट इस मैच के अंदर यार कुछ ऐसी चीज थी जिसने तो मेरा बिल्कुल दिमाग ही हिलाकर रख दिया। जैसे कि ब्रॉन्सन रीड की भाई बाहर की तरफ सुसाइड डाइव, वो तो यार इतनी कमाल की चीज थी ना, आप लोग भी देखकर हैरान हो जाओगे कि 300 पाउंड से भी ऊपर का बंदा और वो भी एक सुसाइड डाइव लगा रहा है। कई सारी हमें मूव्स इस मैच के अंदर देखने को मिली। रोमन रेंस ने सामोन ड्रॉप भी लगाया, ब्रॉन्सन रीड ने भी अपना सामोन ड्रॉप लगाया और मतलब जिस तरीके से रोमन रेंस सेल कर रहे थे ना भाई, वो बहुत ही कमाल की चीज थी। अब जैसे जैसे भाई हम इस मैच के एंडिंग में आ जाते हैं, रोमन रेंस अपने स्पेयर लगाने की ट्राई कर रहे थे बट ब्रॉन्सन रीड भाई उन्हें स्पेयर नहीं लगाने देते हैं। फाइनली रोमन रेंस अपना स्पेयर लगाते हैं और इस मैच को वो खत्म करते हैं। मैच के बाद पॉल हेमन रिंग में आते हैं। वो कहते हैं आई लव यू माय ट्राइबल चीफ। वो रोमन रेंस से भाई डर गए थे, उनके स्नीकर्स भी वापस लौटा देते हैं। रोमन रेंस उन स्नीकर्स को रेज करते हैं और फिर पॉल हेमन के ऊपर एक गिलोटिन चौक लगा देते। इसके बाद रोमन रेंस अपना एक्नॉलेज मी वाला टॉन्ट करते हैं। अनाउंसर टेबल के ऊपर वो खड़े थे और जो अपने स्नीकर्स थे वो उनको अलग करके उनके ऊपर साइन वगैरह देकर उन्हें क्राउड के अंदर फेंक रहे थे। जब भाई पीछे से ब्रॉन ब्रेकर आते और इतना तगड़े वाला स्पेयर लगाते हैं अनाउंसर टेबल के थ्रू। और यहाँ पर भाई ये नहीं रुकते। लग रहा था कि भाई पॉल हेमन और ये ब्रॉन्सन रीड वगैरह सारे चले गए और रोमन रेंस को उठाकर लेकर जा रहे थे, पर मेरे को यार लग ही रहा था क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर के जो इरादे थे वो बार बार पीछे मुड़ रहे थे। वो फिर से भागे आते हैं, एक और स्पेयर रिंग में जाते हैं भाई। ब्रॉन्सन रीड लगाते हैं भाई 3-3 सुनामी। रोमन रेंस का मतलब इतना बुरा हाल कर दिया आज इन दोनों ने। रोमन रेंस के ऊपर इतनी सारी सुनामी लगाई, रोमन रेंस को स्ट्रेचर के थ्रू लेकर गए हैं। जे उसो आए थे, जे उसो के ऊपर भी स्पेयर लगा। आप लोगों को ना पता तो इस शो के शुरुआत में इस चीज को बताया गया था रोमन रेंस जे उसो के साथ आएंगे उनके मैच के अंदर, बट क्योंकि भाई रोमन रेंस को बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है तो वो कहां से आएंगे मेन इवेंट के अंदर। तो यहाँ से भाई ये चीज इसलिए करी गई है ताकि रोमन रेंस को टेलीविजन से ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि अब 1 महीने के लिए शायद वो ब्रेक पर जाएंगे और अक्टूबर के टाइम पर रोमन रेंस वापस आएंगे। क्योंकि स्ट्रीट फाइटर नाम की मूवी आप लोगों को पता ही होगा, कोडी रोड्स भी इसके कारण आउट हैं, तो रोमन रेंस भी अब इसके लिए आउट रहेंगे। बाकी यार कुछ भी कहो, ये मैच बहुत ही कमाल का था और क्राउड तो भाई बहुत ही ऑन द फायर क्राउड था यार। रोमन रेंस इतना कमाल का रिएक्शन दे रहे। एफयू ब्रॉन्सन के भी चैंट्स लग रहे थे। बहुत ही मतलब कमाल का क्राउड है यार फ्रांस का, मैं कहना पड़ेगा यार मेरे को ग्रेटेस्ट क्राउड है। अब इसके बाद बैक स्टेज से हमें एक सेगमेंट दिखाई जाती है। एडम पियर्स भाई इस बात को कंफर्म करते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को रिंग के साइड से बैन कर दिया गया और वो भी जो मेन इवेंट में मैच होगा, अगर वो वहां पर फिर भी आ गए तो उन्हें इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ से ये चीज कंफर्म थी कि भाई विजन यहाँ से आउट हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा यहाँ पर। अब सेकंड मैच है एक टैग टीम मैच जो कि व्हाइट सिक्स और मोंटेज फोर्ट और एंजेलो डॉकिंस जो कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं इनके बीच में था। अब इस मैच में यार सबसे पहले तो जो एंट्रेंसेस थी, व्हाइट सिक्स की एंट्रेंस तो यार इतनी कमाल की थी। जो उनका क्लासिक थीम सॉन्ग है ना वो व्हाइट वाला, उसको भाई क्राउड गा रहा था, वो बहुत ही कमाल का रिएक्शन
जानते हो तो भाई एटमॉस्फेयर देखते हैं आप लोग, अंधेरा हो चुका और जो सबने अपनी फ्लैश लाइट्स ऑन कर रखे, बहुत ही तगड़ा यार मोमेंट लग रहा था। फायर फ्लाइज देखने को मिल रही थी हमें। अब मैच की शुरुआत में मेरे को हल्का सा मोमेंट देखने को मिला मोंटेस फोर्ड और एंजेलो डॉकिंस के बीच में। एंजेलो डॉकिंस भाई मोंटेस फोर्ड को हाथ से पीछे करते हैं कि मैं लड़ूंगा, तू नहीं, तू बाहर की साइड जा। यहाँ से भाई ये चीज अब लग रही है कि इन फ्यूचर इन दोनों के बीच में ब्रेकअप तो जरूर होने वाला है, पर क्या पता नहीं भी हो, क्योंकि WWE गंदी आदत है टीज करने की। अब ये मैच है भाई बहुत ही कमाल का था, बैक एंड फोर्थ इस मैच में एक्शन चले जा रहा था। यहाँ पर व्हाइट सिक्स की भी इंटरफेरेंस चल रही थी, और सबसे बेस्ट चीज जो कि मेरे को इस मैच से लगी थी, जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने जो एंजेलो डॉकिंस है उन्होंने भाई शोल्डर्स पे उठा लिया था और उन्होंने भाई ऊपर की साइड से मोंटेस फोर्ड ने एक ब्लॉक बस्टर लगाया, वो बहुत ही कमाल की मूव थी। जो गेसी के ऊपर उन्होंने लगाया था इस मूव को। इसके अलावा भाई इस मैच के अंदर बहुत सारी बढ़िया चीजें थी। बाहर की साइड से इंटरफेरेंस देखने को मिल रही थी, जैसे कि मैंने कहा एरिक रोवन भी थे, बट मैच के एंडिंग में आते आते क्या होता है कि अंकल हाउडी की हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, उनका हमें सिस्टर एबिगेल देखने को मिलता है, और इसी के साथ व्हाइट सिक्स अपनी चैंपियनशिप्स को रिटेन कर लेते हैं। व्हाइट सिक्स भाई मेरे को तो ऐसा बहुत पसंद आए, बट मैं ये देखना चाहूंगा कि ये किसी कमाल की फ्यूड में आ जाए अब इनके पास, क्योंकि चैंपियनशिप्स भी हैं। देन फिर इसी के साथ हम शो के तीसरे मैच की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था। एक तरफ थी अपनी द मैन बेकी लिंच और एक तरफ थी निकी बेला। क्राउड रिएक्शन दोनों के लिए बहुत कमाल का था, बट एक शॉकिंग चीज भाई मेरे को ये लगी, देखो बेकी लिंच को तो भाई सब लोगों ने चीयर करा और ये ऑब्वियस सी बात है, बट निकी बेला को बंदे बू करेंगे ये चीज नहीं सोची थी यार। निकी बेला को थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहा था और मिक्स्ड में भी बूज उन्हें ज्यादा मिल रही थी। ये मैच भाई मैं देखो गलत नहीं कहूंगा, पूरे शो में से शायद ये मैच था जो ठीक ठाक था। आई मीन इस मैच में कुछ ऐसे बॉच वगैरह थे जो कि आप लोग देखकर आसानी से पहचान सकते हो कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस हुआ है, यहाँ पर ये स्पॉट गलत गया है। मतलब कई सारी चीजें ऐसी थी जो कि ठीक नहीं गई थी इस मैच के अंदर, इसलिए मैच ओके था। मैच के अंदर मोमेंट्स कई सारे थे। निकी बेला भाई बेकी लिंच को बाहर ले जाकर रिंग पोस्ट में मार रही है, अनाउंसर टेबल के अंदर भी मार रही है, और मैच के एंडिंग में क्या होता है कि निकी बेला भाई अपना बेला बस्टर लगाती है बेकी लिंच के ऊपर, अंदर आकर वो एक मैन हैंडल स्लैम भी लगाती है, पिन करने जाती है बट कुछ होता नहीं है, और बेकी लिंच भाई वो अपना यूनिक सा रोल अप करती है, वो बड़ा ही देखने में बढ़िया लगता है, और मैच यार खत्म हो जाता। मैं हैरान हो गया कि यार ये क्या था, मेरे को ऐसा लगा कि ये बॉच तो नहीं था, बट ये एक्चुअल फिनिश था मैच का। मतलब वो बहुत ही शॉकिंग चीज थी, बिना किसी फिनिशर के और एक रोल अप के सारे इस मैच को खत्म कर दिया गया। कुछ भी कहो ये मैच अच्छा था, शायद इन दोनों के बीच में मैच और बढ़िया हो सकता था, या मैंने इतना ज्यादा बढ़िया इनके बीच में एक्सपेक्ट कर लिया था। शो के ऊपर नेक्स्ट मैच था एक गुड ओल्ड फैशन्ड डॉनी ब्रूक मैच, नाम भी यार बड़ा अजीब सा है। तो बेसिकली में ये मैच क्या चीज है, तो ये मैच वैसे कुछ है नहीं, ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है। बस इस मैच के अंदर कुछ होता नहीं है, विस्की के जो बैरल्स होते हैं वो रिंग साइड पड़े होते हैं, टेबल्स वगैरह होती है, और वो शेमस की जो शेलाइला होती है, क्या बोलते हैं यार उसे, वो होती है। बस इस मैच में और कुछ नहीं होता, ये बेसिकली एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होता है। क्राउड भाई दोनों को बहुत तगड़ा रिएक्शन दे रहा है, और शेमस के लिए तो भाई क्राउड क्या कमाल का रिएक्ट कर रहा था। रूसेव डे के चैंट्स भी हम लोगों को देखने को मिले, और बहुत ही फिजिकल मैच था भाई ये। दोनों के दोनों ने भाई बीट्स ऑफ बॉदरन जो वो मूव है ना शेमस की, रूसेव ने भी उस मूव को लगाया, शेमस ने भी उस मूव को लगाया, और इस मैच के अंदर बहुत सारी ऐसी कमाल की चीजें थी। एक दूसरे को भाई कहां फेंक रहे, यूरानागी स्लैम, बॉडी स्लैम, इतनी सारी मूव्स थी, बट जो इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स थे ना वो बड़े कमाल के थे। शेमस जो विस्की बैरल्स थे उनके ऊपर खड़े होते हैं, और मेरे को पता था यार यहाँ से दोबारा एक और व्हाइट नॉइस आने वाली है, क्योंकि शेमस हमेशा से ये चीज करते आते हैं। नीचे की साइड भाई 2 टेबल्स लगी हुई थी, शेमस लगाते भाई एक व्हाइट नॉइस, और ये दिखने में यार बहुत ही बढ़िया था। मैच के अंदर यार मेरे को तो पता था कि रूसेव जीतेंगे, क्योंकि WWE को रूसेव को स्ट्रॉन्ग दिखाना था। तो रूसेव भाई अपना कैमल क्लच लगाता है, वो इतना ब्रूटल सा कैमल क्लच लगाते हैं, और शेमस यार टैप आउट से इस मैच को हार जाते हैं। मतलब मैं यार देखकर हैरान हो गया कि शेमस को टैप आउट से हरवा दिया तुम लोगों ने। शेमस एक बंदा जिसको तुम एक टाइम पर ऐसा दिखाते थे कि फाइट करता है, ये टैप आउट नहीं करता कभी, और ये बंदा टैप आउट से हार रहा है। और WWE क्या कह रही है कि शेमस की दूसरी हार है सबमिशन से, बट ये भाई तीसरी हार थी, क्योंकि सबसे पहली बॉबी लैशली के अगेंस्ट में आई थी, और पिछले साल किसी को याद होगा तो गुंथर ने बॉस्टन क्रैब लगाया था जब भी उन्होंने टैप आउट करा था। तो ये तीसरी हार थी शेमस की। कुछ भी कहो यार WWE रूसेव को बढ़िया तरीके से बिल्ड कर रही है, और रूसेव का एक क्लेम करना है कि WWE के अंदर वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे, तो ये चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट थी अगर उनको आगे किसी बड़ी फ्यूड में डालना था। अब आगे देखते क्या इनकी फ्यूड कंटिन्यू होगी या बेसिकली इनकी फ्यूड यहाँ पर खत्म हो गई है, क्योंकि एक ये ट्रायोलॉजी तो इनकी यहाँ खत्म हो ही चुकी है, 3 मैचेस हो चुके हैं। क्या स्टोरी आगे बढ़ेगी, तो ये चीज बस अब आगे देखनी है। अब इसी के साथ शो के ऊपर नेक्स्ट मैच था जिसके लिए सब भाई हाइप्ड अप थे, क्योंकि ये था द 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल। ये मैच तो भाई सब वेट कर रहे थे इसका, सब जानते भाई लोगन पॉल को सभी हेट करते हैं, मैं यार खुद उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, बट मैच के मामले में तो यार वो बहुत ही कमाल का मैच दे सकते हैं। और जॉन सीना की जो एंट्रेंस थी भाई, क्राउड क्या रिएक्शन दे रहा था, और
ये जॉन सीना की फाइनल एंट्रेंस थी या मैच था यूरोप की साइड, क्योंकि अब इसके बाद जितने भी उनकी डेट्स वगैरह हैं वो यूरोप की साइड तो कहीं पर भी नहीं है। जॉन सीना की जो भाई एंट्रेंस थी वो इतनी कमाल की थी, और वो जो आईफल टावर सा था, और वो मतलब स्टेज ने यार बहुत ही कमाल की थी। अगेन मैं इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, स्टेज बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। अब ये वाला मैच भी भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का था। और अगेन जो मैंने क्राउड के बारे में बात करी, भाई फ्रांस का क्राउड तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। जॉन सीना को जो रिएक्शन दे रहे थे ना भाई, जॉन सीना के थीम सॉन्ग को भी गा रहे थे क्राउड। जॉन सीना के एंट्रेंस भाई मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई। क्राउड का जो ने पूरे मैच के अंदर सपोर्ट था, और ये मैच खुद में भाई बहुत ज्यादा कमाल का था। मैच की स्टार्टिंग होती है, बैक एंड फोर्थ हमें एक्शन देखने को मिला, और जॉन सीना ने भाई आज ऐसे ऐसे मूव्स दिखाए अपनी, उन्होंने ऐसा मूव सेट दिखाया, और उन्होंने इस बात को साबित करके दिखाया कि एज सिर्फ एक नंबर है। क्योंकि जॉन सीना ने भाई एक हुरिकेन राना भी लगाकर दिखाया लोगन पॉल के ऊपर, और उसी के साथ एकदम से एक सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब भी लगाया। और जैसे कि मैंने कहा, जॉन सीना ने काफी सारे अपने राइवल्स को ट्राइब्यूट दिया। उनमें से लोगन पॉल ने भी एक काम करा था, जब लोगन पॉल ने जॉन सीना के ऊपर डॉल्फ जिगलर का एक जिगजैग लगाया था, और जॉन सीना ने भी यार बहुत सारी मूव्स लगाई हैं। जॉन सीना ने क्रिस्टोफर डैनियल्स का एंजल विंग्स भी लगाया लोगन पॉल के ऊपर। उसके बाद जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी लगाने जा रहे होते हैं। उनका काउंटर होता है, बट वो उस काउंटर का भी काउंटर करके एजे स्टाइल्स को ट्राइब्यूट देते हैं, वो उनका स्टाइल्स क्लैश लगाते हैं। जॉन सीना ने तो भाई आज यहाँ पर एंड ऑफ डेज भी लगाया बैरन कॉर्बिन का। मतलब जॉन सीना बहुत सारी कमाल की चीजें कर रहे थे इसके अंदर, और हमें इस मैच के अंदर यार काफी सारी चीजें देखने को मिली। जॉन सीना अपना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, दूसरी बार भी लगाते हैं, लोगन पॉल काउंटर कर देते हैं। लोगन पॉल का हमें वो लकी पंच हमें देखने को मिलता है, बट उस पे भी कुछ नहीं होता। एंडिंग मोमेंट के टाइम की बात है, जॉन सीना अपना सुपर ए लगाने जा रहे होते हैं, बट लोगन पॉल उसका काउंटर कर देते हैं। जॉन सीना के ऊपर क्रॉस बॉडी लगाते हैं, जॉन सीना ने हवा में ही पकड़ लेते हैं, पीछे की साइड रोल करते हैं, एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, और अगेन यहाँ पर थोड़ा काउंटर होता है, और एंड में जाकर एक और एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाकर जॉन सीना इस मैच को खत्म कर देते हैं। और जॉन सीना का भाई आज तो सुपर सीना वाला कैरेक्टर देखने को मिला। मतलब बंदे ने हार नहीं मानी भाई। मेरे को एक बात बताऊं, मैच से पहले मेरे को जब भी ये डाउट लग रहा था कि भाई आज लोगन पॉल कहीं जीत ना जाए, और ये सबसे बेकार चीज होगी, भाई मूड खराब हो जाएगा अगर लोगन पॉल जीत गए तो। बट WWE ने भाई ये सही डिसीजन लिया, क्योंकि जॉन सीना का आखिरी टाइम चल रहा है, और उसमें भी ऐसे बंदे से उन्हें हरवाएंगे। बट कुछ भी को भाई, लोगन पॉल को मैं इस बात की तो रिस्पेक्ट उन्हें बहुत देता हूँ कि वो मैच बड़ा कमाल का देते हैं। ये मैच भाई सच में मेरे को तो ये मैच बहुत ज्यादा पसंद आया। इस मैच के अंदर इतनी सारी कमाल की चीजें थी। मैच के बाद जॉन सीना ने अपने उस यंग फैन को, जिनको उन्होंने टॉक्सिक कहा था, उसके साथ भी दोबारा मिलते हैं, उनके गले मिलते हैं, और अपनी वाइफ से भी वो मिलते हैं। ये भाई बहुत ही कमाल का मोमेंट था यूरोपियन फैंस के लिए, क्योंकि जॉन सीना के भाई एज अ रेसलर यूरोप के अंदर ये उनकी फाइनल नाइट थी। अब ये इतना कमाल का मैच खत्म होने के बाद अब एक बैंगर का सभी लोगों को इंतजार था, जो कि था फैटल 4-वे मैच। ये था आज के शो का मेन इवेंट। ये था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस, चैलेंजर थे सीएम पंक, एले नाइट एंड जे ऊसो। जे ऊसो को तो भाई पहले भून दिया था, बट क्या करें, जे ऊसो फिर भी इस मैच के अंदर आते हैं। अब ये मैच था ना भाई, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। सेथ रॉलिंस यहाँ पर मेन भाई विलन है, तो सारे के सारे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, सब मिलकर मारते हैं उन्हें। पर फिर धीरे धीरे भाई ये एक दूसरे के ऊपर भी अटैक करने लग जाते हैं। सीएम पंक एले नाइट के ऊपर अटैक करते हैं, फिर एले नाइट और जे ऊसो ये दोनों भाई रिंग के अंदर अकेले बसते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। बाहर जाकर भी लड़ाई होती है, एले नाइट और सेथ रॉलिंस क्राउड एरिया में जाते हैं, सीएम पंक उनके ऊपर डाइविंग क्लॉथ्स लाइन लगाते हैं। बहुत सारी कमाल की चीजें चल रही थी भाई इस मैच के अंदर। BFT भी देखने को मिली हमें इस मैच के अंदर। हम लोगों को भाई एक सुपर प्लेक्स भी देखने को मिली, जब एले नाइट अपनी एक और मूव लगा रहे थे और उसी का काउंटर होता है। बाहर की साइड में भाई बहुत सारी चीजें चल रही थी इस मैच के अंदर, पूरा केओस मच रखा था। अब इस मैच के एंडिंग में आते क्या होता है कि एले नाइट बाहर की साइड होते हैं, वो सेथ रॉलिंस को पीट कर अनाउंसर टेबल के थ्रू लिटा देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि एले नाइट भाई चढ़ जाते हैं टॉप रॉप के ऊपर, वहां से वो डाइविंग एल्बो ड्रॉप लगाता है, सेथ रॉलिंस वहां से हट जाते हैं, और उसी के बाद भाई क्या होता है, सेथ रॉलिंस भाई वॉयलेंट मोड के अंदर आ चुके थे। सेथ रॉलिंस लगाते हैं भाई एले नाइट के ऊपर एक स्टॉम्प, बाहर की साइड वो जे ऊसो के ऊपर भी स्टॉम्प लगाते हैं। इसी के साथ ये दोनों तो यहाँ से आउट हो जाते हैं। रिंग के अंदर अभी सीएम पंक थे, सेथ रॉलिंस क्या करते हैं, चेयर लाते हैं, उसके ऊपर सीएम पंक को एक स्टॉम्प लगाने वाले होते हैं, बट भाई वो चेयर के अंदर उनका ये पैर फंस जाता है। सीएम पंक लगाते हैं एक GTS, और वो जो मोमेंट हमने नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रॉ पर देखा था कि जब सीएम पंक के कंधे पर वो आकर गिर जाते हैं, ऐसे वो दोबारा आते हैं, और अब भाई सीएम पंक के चेहरे पर वो स्माइल थी कि हाँ आज वो मोमेंट आ चुका है। वो लगाने जा रहे होते हैं GTS, बट पीछे से भाई एक बंदा आ जाता है, पूरा ब्लैक हुडी में मास्क लगा रखा था। अब ये देखकर तो यार लग ही रहा था कि कोई फीमेल रेसलर ही है, और ये फीमेल रेसलर कौन निकल कर आई, ये थी बेकी लिंच। बेकी लिंच भाई सीएम पंक के ऊपर लो ब्लो लगा देती है, और वो भाई क्या कमाल का रिएक्शन मिला, सभी शॉक हो चुके थे। सेथ रॉलिंस लगाते हैं स्टॉम्प, अपनी चैंपियनशिप को वो यहाँ पर रिटेन कर लेते हैं, और अपनी वाइफ के साथ वो अपनी चैंपियनशिप को सेलिब्रेट करते हैं। माइकल कॉल ने
ये लाइन बोली थी और ये बात अब मेरे को बिल्कुल सही लग रही है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है, और आज ये चीज हमें देखने को भी मिली। तो मैं तो यार सही में कंप्लीटली शॉक हो गया था कि हमें बेकी लिंच की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली। जब विजन यहाँ पर नहीं है तो बेकी लिंच अब आ चुकी हैं, और अब इसी के साथ शायद बेकी लिंच भी इस विजन नाम के ग्रुप का पार्ट बन चुकी है। सही में यार मेरे को एंडिंग इस मैच की बहुत ज्यादा पसंद आई। अब इस शो से रिलेटेड कुछ ऐसी बात कर लेते हैं, जैसे कि शो भाई बहुत ही कमाल का था, कई सारे मैचेस थे, बट कुछ चीजें थी जो कि हल्की सी डिसअपॉइंटिंग थी, जैसे कि बेकी लिंच और निकी बेला वाला मैच। उस मैच के अंदर यार बहुत सारी चीजें थी जो कि सही नहीं थी, क्योंकि इस मैच के अंदर बॉच भी बहुत सारे थे। मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो ठीक ठाक ही मैच था, और शायद जैसा एक्सपेक्ट करा था ये वैसा मैच नहीं था। इसके अलावा जॉन सीना और लोगन पॉल का मैच क्लीन तरीके से खत्म हुआ, मेरे को बहुत पसंद आया। बट मेरे को यार इस पूरे के पूरे शो में वेट था सिर्फ ब्रॉक लेसनर का, कि ब्रॉक लेसनर आखिर कब आएंगे। और मैच से पहले जो भाई ट्विटर वगैरह पे और सारे कई रूमर्स वगैरह चल रहे थे, उनमें से कोई भी चीज प्रूफ नहीं हुई। कई लोगों ने तो बोल्ड फ्रॉड का भी नाम लिया था, बट जब नाम में ही फ्रॉड आ गया तो वो बंदा क्यों आएगा। बट ब्रॉक लेसनर का तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफर्म था कि भाई ये बंदा तो आएगा ही आएगा, और ये जॉन सीना को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और यहाँ से चलेगी रेसलपलूजा की स्टोरी लाइन। पता नहीं भाई WWE कुछ ना कुछ तो सोच कर बैठी है। अब अगली जो स्मैकडाउन होगी हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जॉन सीना की अपीयरेंस होगी, और आखिर जॉन सीना यहाँ पर क्या कहेंगे, और क्या वो नेक्स्ट ओपोनेंट ब्रॉक लेसनर होने वाले हैं या वो कोई और होगा। तो आप लोगों को शो कैसा लगा? आप लोग इस शो को 10 में से कितना रेट करना चाहेंगे, या आप लोग 5 स्टार वाली रेटिंग में मेरे को जरूर बता सकते हैं, जैसे कि मेल्ट्जर देते हैं। तो आप लोग ये सारी चीजें मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे ये भी चीज जरूर बताना, और ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक भी जरूर करना। और अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, चैनल पे नए आए हो और ऐसी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।